हाय एवरीवन। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा लाइव आने का मन किया और बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली हमारा जो सफ़र रहा है पिछले 5 साल का एज ए ओके लाइफ के एरिया में, अपनी इंडिविजुअली बात करूँ, बीइंग ए रिसर्चर, मेरा अपना अनुभव रहा इस इंडस्ट्री के बारे में। पिछले 5 साल में जो मैंने एनालाइज किया इस इंडस्ट्री के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहूँगा। और जो मेरा अपना कंक्लूजन रहा इस इंडस्ट्री के बारे में, या जो मैंने अनुभव लिया है, वो सारी बातें हम करेंगे। वो हम प्रोडक्ट पे भी करेंगे, हम प्लान पे भी करेंगे, या डेवलपमेंट पे भी करेंगे। सारे फैक्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लाइव डिस्कशन में। और ये वीडियो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बना रहा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ही मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पिछले 5 साल इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के भी, एक टॉप लेवल से भी, एक बिल्कुल बेस लेवल से भी इस इंडस्ट्री को मैंने जिया है, किया नहीं है, मतलब जिया है। और पिछले 10 दिन से भी मैं लगातार फील्ड में ही हूँ और मेरा मन किया कि आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले लगभग 60 से 70 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है, और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बाहर डेवलप हुआ, यानी कि विदेशों में डेवलप हुआ। और पिछले 25-26 साल से इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया, और इंडिया में भी आज के दिन में, और हम 25 साल में देखें तो बहुत सारी डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में हुई है, बहुत सारे अचीवर पैदा हुए हैं। अब आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल मीडिया के ज़माने में, बहुत सारे लोगों के अपने सोचने का तरीका है, हर किसी के कॉन्सेप्ट के बारे में, हर कोई कंपनी के बारे में, किसी के प्रोडक्ट के बारे में, या बिजनेस प्लान के बारे में। बट जब तक हम इसकी हिस्ट्री और इसके डेवलपमेंट को, इसके इवोल्यूशन को नहीं जानेंगे, कैसे ये इंडस्ट्री इवोल्व होके आई है पिछले 25 साल में, क्या क्या इसमें चीज़ें बदलाव आई हैं, और उसके पीछे रीजन क्या था, और वो क्यों ऐसी चीज़ें बदलाव में आई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने पढ़ा है, सीखा है। देखिए, एज ए मैनेजमेंट भी मैंने इस इंडस्ट्री को देखा है, सीखा है, किया है। एज ए लीडर भी मैंने इस इंडस्ट्री को जिया है, देखा है, सीखा है। एज ए, जैसे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, वैसे भी मैंने इस इंडस्ट्री को जिया है। मैंने हर पहलू को इस इंडस्ट्री के जी के देखा है। तो उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे ही 25 साल से इंडस्ट्री इंडिया में आई, और बाहर की कंपनियां, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, जो आज भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और पहले भी कहीं ना कहीं 35 साल वो बाहर डेवलप करके 35 साल के बाद इंडिया में वो कंसेप्ट डेवलप हुए। आज भी वो अच्छी कंपनियां लाइक एमवे है, हर्बल लाइफ है, एफएलपी है, सो मैनी कंपनियां जो अच्छी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। और इसके इनके बावजूद एक दूसरा सेगमेंट है, जो कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां, जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं। इन सभी के बीच में मैं कि कौन कैसे इवोल्व हुई, कैसे कैसे मार्केट में प्रभाव डाला, इनके मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप लोगों का भी उसमें एक कनेक्टिविटी आए। देखिए, इंटरनेशनली कंपनियों में आप देखेंगे तो बेसिकली मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, प्रोडक्ट ड्रिवन कॉन्सेप्ट हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या बिजनेस प्लान ड्रिवन उन कॉन्सेप्टों में नहीं ज़्यादा तवज्जो दी जाता। ओनली प्रोडक्ट के पीछे ही सारी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें डेवलप होती हैं वहाँ पे। अब आप एमवे की बात करें तो पहले दिमाग में न्यूट्रीलाइट दिमाग में आता है, या उनका आर्टिस्ट्री दिमाग में आता है, एफएलपी को दिमाग में आते ही एलोवेरा दिमाग में आता है। यदि हम बात करें हर्बल लाइफ, तो दिमाग में आता है वेट मैनेजमेंट का। ओरिफ्लेम की बात करें तो दिमाग में आ रहा है कहीं ना कहीं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट। इन 4-5 कंपनी जो इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं पिछले लंबे अरसे से, तो इनको सोचते ही दिमाग में ये आता है कि इनके प्रोडक्ट याद आती है, इनकी कोई कॉन्सेप्ट, जैसे हर्बल लाइफ की वेट मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट याद आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, 25 साल से मार्केट में हैं। तो ये इनका नाम लेते ही प्रोडक्ट याद आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्री, जो स्टेबलाइज इंडस्ट्री, जो बेहतरीन इंडस्ट्री मानी जाती है, वो प्रोडक्ट ड्रिवन ही स्टेबल मानी जाती है, ना कि प्लान ड्रिवन को स्टेबल मानी जाती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने मत हो सकते हैं इसमें।
अब जब मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में देखता हूं तो जिस भी कंपनी का आप पहले ब्रेन में सोचेंगे, जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है कि आज हम एज ए कॉम्पिटिटर बात करें, एज ए फ्री लॉन्चर हम भी बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। बट जब भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लीडरशिप और प्लान ड्रिवन कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है। कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट वो सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। प्रोडक्ट के अलावा वो जो जितने भी पहलू इस इंडस्ट्री के वो डेवलप वो हमारे दिमाग में आते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कंपनियों के पास जब इंडिया में आए, उनके पास अच्छी पैकेजिंग थी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट थे, उनके पास अच्छी एजुकेशन थी, अच्छी मैनेजमेंट थी और अच्छा खासा एक कैपिटल था जिसको इन्वेस्ट करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे और उन्होंने बखूबी किया भी। पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके पास जो प्रोडक्ट का बास्केट था वो हेल्थ प्रोडक्ट का बास्केट ज़्यादा था और छोटा मोटा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट बास्केट था। तो इंडिया में 8, 10, 15, 20 प्रोडक्ट से ज़्यादा उन्होंने कभी तवज्जो दी नहीं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, यानी कि बास्केट में कम प्रोडक्ट थे और ओनली हेल्थ के प्रोडक्ट थे। और इंडिया में आज भी हेल्थ अवेयरनेस कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं। आज भी हम मल्टीविटामिन्स को, मिनरल्स की टैबलेट को, कैप्सूल्स को, हेल्थ सप्लीमेंट को आज भी हम लोग गाँव के यदि लेवल पे देखें तो आज भी इनको हम मेडिसिनल टाइप की चीज़ें मानते हैं। आज भी हम मल्टीविटामिन को बहुत सारे लोग ये पूछ के खाते हैं ये किस चीज़ में काम आएगा, यानी कि उसका कंसर्न है कि उसकी जो इलनेस है या जो भी उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उसको रिकवर करने के लिए वो सप्लीमेंट खाना चाहता है। उन कंपनियों ने हेल्थ सप्लीमेंट पे ज़्यादा काम किया। तो वो अब 20 साल पहले हेल्थ सप्लीमेंट, आज भी मार्केट आप देखेंगे और 20 साल पहले देखेंगे तो बड़ी चैलेंजिंग मार्केट थी। तो इसी चीज़ पे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की नींव डलती है। जो आज अच्छी कंपनी हम देख रहे हैं, इसी चीज़ को बुनाया है, इसी चीज़ को कंपटीशन में लाया कि हम यदि जो रिमार्केबल फैक्टर देखा जाए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का, तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बास्केट में सबसे बड़ा चेंज क्या था? सबसे बड़ा चेंज था कि एफएमसीजी फास्ट मूविंग गुड्स यानी कि डेली यूजर्स प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व किए गए कि इससे कस्टमर कनेक्ट होगा। और जो पहले के प्लान चलते थे, इंटरनेशनली जो ड्रीवन प्लान थे, जो यूएस बेस्ड प्लान थे, जो बाहर की कंपनियां प्लान लेके आई थी, उसमें स्लाइटली डिफरेंस करके यानी कि अपडेशन करके प्लान भी लॉन्च किया गया और प्राइस को, हेल्थ सप्लीमेंट के प्राइस को कम किया गया। बट एक रिमार्केबल बास्केट में चेंज क्या आया? एफएमसीजी के प्रोडक्ट, डेली यूजर्स के प्रोडक्ट्स इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की बास्केट में ज़्यादा डेवलप होते गए। इसका रीजन ये था कि ईजी सेल की तरफ हम चाह रहे थे, क्योंकि इंडिया एक मास पॉपुलेटेड कंट्री है बट यहाँ जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत छोटा है। यानी हम बड़ी मार्केट है पर बाइंग कैपेसिटी बहुत छोटा है। इसलिए एफएमसीजी और डेली यूजर्स प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में एज ए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने ज़्यादा तवज्जो दी। तो इसकी वजह से कंज्यूमर कनेक्ट हुआ और उनसे प्लान बेहतर था। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने अपना एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया जब वो कंपैरिजन की बात करें तो इंटरनेशनल कंपनियों के साथ, और अच्छे खासे अपने इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया। और बहुत अच्छी अच्छी 4-5 कंपनियां मुझे नज़र आती हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया की कंपनी हमारी, और उन्होंने इंटरनेशनल कंपनियों को अच्छा फाइट दिया, अच्छा कंपटीशन लड़ा और बहुत अच्छा काम किया। बट पहले 10 साल जो थे मैं इंटरनेशनली कंपनियों की डोमिनेंसी मानता हूँ। उसके बाद अगले जो 10 साल रहे हैं, यानी कि 25 साल इंडस्ट्री इंडिया में है, पहले 10 साल इंटरनेशनल कंपनियों का डोमिनेंसी रहा। उसके बाद अगले 10 से 12 साल इंडियन कंपनियों ने कहीं ना कहीं उनको बीट किया प्रोडक्ट के प्राइस पे, प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको थोड़ा सा उनसे इजी किया गया और डेली यूजर्स के प्रोडक्ट्स की भरमार गई। आज भी हम इंटरनेशनल कंपनियों को देखते हैं, उनके बास्केट में इंडिया में ऑन एवरेज 40-50 प्रोडक्ट से ज़्यादा रहते नहीं हैं, जो कि मैं एनालाइज कर रहा था, जो मेरा अनुभव रहा है। अब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बास्केट को देखेंगे आप, 300, 400, 500, 600 प्रोडक्ट की बास्केट इंडियन कंपनियों के पास है। यानी कि यहाँ बास्केट बहुत बड़ा है, इसलिए टर्नओवर करने के चांसेस, कस्टमर को कनेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। इसलिए अचीवर भी यदि आज हम बात करें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन कंपनियों में ज़्यादा है इंडिया में एज कंपेयर टू इंटरनेशनल कंपनियों में। ये एक मेजर फैक्टर रहा, क्योंकि प्लान उनसे ईजी था और प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा थे, और प्रोडक्ट भी वो थे जो ईजी सेल कनेक्ट हो जाए, ईजी कंज्यूमर कनेक्ट हो जाए। बट उनका जो कंपटीशन था वो उनका कंपटीशन था इंटरनेशनल कंपनियों के साथ। इंटरनेशनल कंपनियों की जो कॉन्सेप्ट थी उनसे इजी बनाना, उनसे बेहतर कंपटीशन देना ही उनका प्राइमरी मोटो था। अब जब आप प्लानों पे देखेंगे, उन आज से 20 साल 25 साल पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है
उनको आप गौर से देखेंगे तो उस प्लान में मैक्सिमम जो इनकम का जरिया होता था, डिफरेंशियल और लेवल, दो तरीके से इनकम कैलकुलेट होती थी। एक तो डिफरेंशियल बेसिस थी और एक थी आपकी लेवल बेस्ड। तो उस टाइम पे मैं देख रहा था प्लानों में जो सबसे ज्यादा पैसा जो बढ़ता था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो रिटेलर बेस पे था, जो परफॉर्मेंस बोनस के नाम पे कभी 32% था, 20% था, किसी का 22% था। यानी कि प्लान का लगभग 30 से 40% का हिस्सा ओनली परफॉर्मेंस बोनस के रूप में दिया जाता था कि रिटेलर्स जो डेली यूजल्स वाले प्रोडक्ट जो खरीदते हैं या जो एक एज ए फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं लेता, उसके लिए वो रिटेल करके छोटा मोटा पैसा बना ले और उसको बेनिफिट हो जाए एज ए कस्टमर। तो इस तरीके की प्लान इजाद होते थे। धीरे धीरे जब आप प्लानों को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रहे हैं, प्लानों में से परफॉर्मेंस बोनस यानी कि डिफरेंशियल जो इनकम है वो मिनिमाइज होती जा रही है। मैं अच्छी कंपनियों को देख रहा हूं कि परफॉर्मेंस बोनस उनके डाउन हुए हैं। इसके पीछे ये नहीं है कि उन कंपनियों की कोई उनमें कोई खराबी थी या उनमें कोई दिक्कत थी प्लानों में। इसके पीछे एक सोच ये रही है कि जब ये प्लान बने उस टाइम पे इंडस्ट्री को पार्ट टाइम लोग लेते थे, लोग इसको इंडस्ट्री को पार्ट टाइम लेते थे। यानी कि उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो कहीं दूसरा था। इसको बस पार्ट टाइम में 100, 200, 400, 500, 5,000, 10,000 कमा लिए तो वो एक अपने आप में बड़ा उनके लिए बड़ा एडवांस फीचर्स था। क्योंकि उस टाइम पे आज से 15 साल 20 साल पहले लोग ये कहते थे इसका चेक बनता है, इसका पे आउट बनता है, इसको तो ये प्रोडक्ट खरीदने से पैसा आता है। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सा फैक्टर था हमारी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि चेक बनता है, चाहे किसी का 100 रुपए का बनाओ, 150 रुपए का बनाओ, 300 रुपए का बनाओ, उसको बड़ा प्राउडली हम दिखाते थे। आज यदि हम बात करें आज में और उसमें साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है, आज सभी को पता पे आउट बनता है, चेक बनता है, पर आज लोग बनते हैं कितना बनता है। पहले होता था इसका बनता है, आज बोलते हैं कितना बनता है। यानी कि देयर इज ए साइकोलॉजिकली चेंजेस। हम इस इंडस्ट्री को और आने वाले टाइम में बहुत सारे यंगस्टर फुल टाइमर की तरह लेते आ रहे हैं। तो फुल टाइमर जब इस इंडस्ट्री में घुसेगा तो वो कंपैरिजन लाजमी सी बात है। वो प्लान को भी कंपेयर करेगा, प्रोडक्ट को भी कंपेयर करेगा, पैकेजिंग को भी देखेगा, इंग्रेडिएंट को भी देखेगा। वो हर पहलू पे कंपनी को निचोड़ के देखेगा कि यस मैं इसको यदि फुल टाइम अपॉर्चुनिटी लेता हूं, क्या मुझे ये आने वाले 5 साल में 10 साल में वो लाइफ दे सकती है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सपने एक दूसरे को अपनी टीमों में दिखाते हैं। तो जब उन प्लानों में वो ड्रीम देखता है तो उन प्लानों में जो उस टाइम पे रिटेलिंग कम 50% रिटेलिंग पे ही और 50% जो उनका पैसा था वो लीडरशिप के लिए बढ़ता था। अब लीडरशिप पे ज्यादा प्लानों में पैसा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू बेस लेवल पे, रिटेलर लेवल पे। यानी कि लीडर के लिए पैसा प्लानों में बंटना ज्यादा पिछले अरसे से मैं देख रहा हूं, पिछले 5-10 साल से निकलता आ रहा है, लीडरशिप के लिए ज्यादा बनता जा रहा है। इसके पीछे ये नहीं है कि कंपनियां प्लान पे स्ट्रगल करी थी, पर इस इंडस्ट्री को लेने का तरीका, इस इंडस्ट्री को करने का तरीका, इस इंडस्ट्री में आने का जो हमारी साइकोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। हम पार्ट टाइमर नहीं, हम मैक्सिमम लोग इसमें यंगस्टर फुल टाइमर आ रहे हैं और फुल टाइमर कैलकुलेट करेगा, कंपेयर करेगा। इसलिए ये प्लानों में बदलाव जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में, ये इसलिए बदलाव हो रहे हैं क्योंकि उसको अप टू डेट रहना, यंगस्टर को रखने के लिए उसको अप टू डेट रहना है, लीडर्स की जो इनकम उसको कंटिन्यू जनरेट करने के लिए। तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लानों में आप चेंजेस देखेंगे, इंटरनेशनली, नेशनली, इंडिया में खासकर, क्योंकि 25 साल पहले बना हुआ प्लान आज उस तरीके से पे आउट जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम की साइकोलॉजी इस इंडस्ट्री की अलग थी। उस टाइम पे लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी तो नौकरियां भी नहीं थी, तो एक अनपढ़ आदमी ये सोचता था मैं पढ़ा नहीं हूं तो मुझे नौकरी कैसे मिल सकती है। बट आज मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, आज मैक्सिमम लोग 12th पास हैं या मास्टर डिग्री कर चुके हैं, तो आज डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं है। तो एक यंगस्टर इस इंडस्ट्री की तरफ आंखें गड़ाए बैठा है, वो इस इंडस्ट्री में अपना करियर डेवलप करना चाहता है। तो उसके लिए आज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आज वैसा नहीं होना चाहिए कि पहले बोला जाता था कि 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे इसमें पैर गड़ाने के लिए। आज उसको चाहिए कि फास्ट इनकम चाहिए, जल्दी इनकम चाहिए, 3 महीने 6 महीने में वो ऐसी इनकम चाहता है जिससे उसका लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाए, उसका लाइफस्टाइल मतलब उसका घर चलना स्टार्ट हो जाए, उसका जो बेसिक लाइफस्टाइल वो मेंटेन हो जाए। वो 3 साल का वेट नहीं कर सकता। इसलिए जब मैं इस बात के लिए ओके लाइफ केयर या
अदर जो कंपनियां हैं जो 2 लाख के डेप्थ प्लान लेके आई, जहां पे अनलिमिटेड डेप्थ की बात की, यानी कि रियल टाइम मल्टीप्लिकेशन की बात की, ये कोई कंपनियों ने नहीं किया है। ये उस टाइम की सोच थी, उस टाइम पे लोगों की जरूरत ये थी, इसलिए वो 6 महीने में या 9 महीने में अपनी इनकम ऐसी कर पाए, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 वहां पे पहुंच जाए। इसलिए इन प्लानों में ये चीजें देखने को मिली हैं। उस टाइम पे ये चेंज आया है। तो अब इंडस्ट्री, चाहे ये ओके लाइफ केयर ने स्टार्ट किया हो 2 लाख का जनरेशन प्लान, या अदर कंपनियों ने कॉपी करें या इसको फॉलो करने की बात की, उन्होंने कहीं ना कहीं एक इस इंडस्ट्री में एक विचारधारा डेवलप की है। वो विचारधारा ये है कि आने वाले टाइमों में जो डिफरेंशियल सिस्टम है और जो लेवल है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ेगा, और लीडरशिप के लिए अनलिमिटेड डेप्थ की तरफ लोग बढ़ेंगे। ये मेरा अपना आकलन है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस पे मतभेद हो सकता है, पर मेरा अपना आकलन है। बीइंग ए रिसर्चर, मैं कुछ डाटा और फैक्ट्स को समझ के, एक जो इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से मेरी ऑब्जर्वेशन रही, उनको देख के मैं बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में मेरा मानना है कि डिफरेंशियल सिस्टम है और अपना लेवल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ेगा, और जो प्लान है वो कहीं ना कहीं इन फेवर ऑफ लीडरशिप के बनेंगे, जिससे वो जल्दी अपनी इनकम को ग्रैब कर पाएं, जल्दी वो एक छोटे टर्नओवर में भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन पाएं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन ले पाएं। तो कहने का मतलब यह कि प्लानों में जो चेंज आ रहा है, प्लान जो जिस साइड प्लान जा रहे हैं, आप उसकी मूवमेंट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डायरेक्ट सेलिंग में, वो जा रही है लीडरशिप की तरफ और फास्ट इनकम की तरफ। वो जा रही है सस्टेनेबिलिटी की तरफ कि मैं भी कमाऊं और मेरी टीम भी कमाए। वो तभी पॉसिबल है जब आपका लेवल का कोई ना कोई अल्टरनेट तरीका निकाला जाए। बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, मैं तो प्रोडक्ट का एक्सपर्ट हूं, बट वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग प्लानों के बहुत एक्सपर्ट हैं, वो कहीं ना कहीं तरीका ईजाद ही कर रहे हैं। और बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लेवल के जहर को, मैं इसको जहर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज वो इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं फीका पड़ा है। उससे इनकम ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल टाइप का हो गया है। उसकी वजह से आज वो प्लानों में लेवल कहीं ना कहीं एक जहर बन के उभरा है। और डिफरेंशियल तो चलो ठीक है, वो उसने तो स्वीकारना ही था, क्योंकि रिटेलर्स की बजाय यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे, लीडरशिप, वो फुल टाइमर की तादाद बढ़ेगी, तो उसका पैसा तो उधर से वहां निकाल के इंडस्ट्री में जाना ही था, और वो आगे भी जाता रहेगा। आप बहुत सारे प्लानों में और चेंजेस देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि पिछले कुछ अरसे से दूसरी एक आवाज उठी है, वो आवाज उठी है अफोर्डेबिलिटी की, वो आवाज उठी है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की। और इस आवाज को उठाने में मुझे लगता है सबसे ज्यादा श्रेय पिछले 3 से 4 साल में आई हुई कंपनियों का जाता है, और उनमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है तो हमें सभी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को धन्यवाद देना चाहिए। उस आवाज को बुलंद किया है। इस आवाज को बुलंद करने के लिए ये नहीं है कि एक कंपनी का कोई इंडस्ट्री का कोई ये बुरा चीज किया गया है। इंडस्ट्री में एक हेल्दी कंपटीशन पैदा होगा, ज्यादा कस्टमर कनेक्ट होंगे तो ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। यदि अफोर्डेबल प्राइस होगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा, तो लोगों की ऑथेंटिसिटी, जो हमारी सोशल एक्सेप्टेंस है इस इंडस्ट्री की, वो ज्यादा बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये पिछले 3 से 4 साल में एक रिमार्केबल अचीवमेंट रही है इंडस्ट्री के यहाँ पे एक डिबेट रहा है, एक विचारधारा पनपी है, जहां की इस इंडस्ट्री में प्राइस की बात होनी स्टार्ट होगी। पहले ड्रीम्स की और लीडरशिप की ज्यादा बात हो रही थी, अब इस इंडस्ट्री में पे आउट एंड प्राइस, दो फैक्टर ज्यादा बन के उभर रहे हैं। लोग फास्ट इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पीछे ये नहीं है कि वो गलत हैं, वो अपनी जगह ठीक है, बिकॉज वो इस इंडस्ट्री को फुल टाइमर ले रहे हैं, उसका मेन इनकम का सोर्स यही इंडस्ट्री है, तो उसको अपना घर चलाना है, उसको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो वो अपने हाथ पैर मारता है और ऐसे प्लानों में जाने की कोशिश करता है जहां पे उसको फास्ट इनकम आए, उसको फास्ट इनकम के साथ साथ वो स्टेबिलिटी मिले कि उसके करियर में वो अपने करियर में वो स्टेबलाइज हो जाए। बट दूसरी विचारधारा जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन मुझे लगता है कि डेवलप हुई है, और हम सब लोगों को एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए जो भी इसका समर्थन करते हैं, जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट का समर्थन करते हैं, उसको हम सभी को उनको बधाई देनी चाहिए और इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। और अब से जो पहली कंपनियां हैं, उन्होंने, चाहे वो इंडिया की नंबर 1 है, 2 है, 3 है, उन्होंने भी इस इंडस्ट्री को सींचा है, उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है इस इंडस्ट्री में। उनका सम्मान जरूर बनना चाहिए, उनको आदर की नजरों से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि
अब मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जो अच्छी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, जो हजार हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, उनकी जब मैं मैनेजमेंट की तरफ देखता हूं तो मैक्सिमम मैनेजमेंट उस एज के पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने अपना एक विजन 15 साल में इस इंडस्ट्री को दिया, एक लीगेसी दी, इसको सींचा है, इसको आगे बढ़ा, इसमें अचीवर पैदा किए हैं, इसमें प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किए हैं और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन कंपनियों ने भी इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं 10 साल 15 साल एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करके आगे बढ़ाने का काम किया है। अब ये जिम्मेवारी एक, मैं बोलता हूं कि अब ये इंडस्ट्री थर्ड जनरेशन पे चली गई है, यानी कि 30 साल के लगभग बढ़ने वाली इस इंडस्ट्री में। तो हम जैसे यंगस्टरों के हवाले ये इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे से पहले वाली जो मैनेजमेंट आई है उन्होंने बखूबी इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है। देखिए, अपने बिजनेस के लिए सब लोग फाइट करेंगे, पुराने वाले भी ये नहीं बोलेंगे, वो भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे नई वाली कंपनियों की फिरकी लेंगे, यानी कि कंपटीशन की बात करेंगे। पर ये पक्का है कि हर कंपनी का एक पीक टाइम होता है, एक सैचुरेशन टाइम होता है, 10 साल 15 साल, उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, पर उसकी जो ग्रोथ है एज कंपेयर टू जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और जो नए कॉन्सेप्ट आते हैं, जो कि हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जो वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे हैं, जो अनलिमिटेड डेप्थ की बात कर रहे हैं, जो लेवल कट को मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल सिस्टम को मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं, टाइम मल्टीप्लीकेशन में मिनिमम रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, उनका आने वाले टाइम में, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, उनका आने वाले टाइम में बहुत सुनहरा भविष्य है। इसमें मेरा एज ए ओके लाइफ केयर एक्सपर्ट नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट बोल रहा हूं कि मेरा जो अनुभव रहा है उसमें आने वाले टाइम में ये फैक्टर आप याद रखना, ये आगे आने वाले टाइम में डोमिनेट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, 10 15 साल 20 साल किसी न किसी कंपनी ने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को उठा के उसको मजबूती से पेश करके तो बड़ा किया, यानी कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आए तभी वो बड़ी हो पाई वो इंडस्ट्री में। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां हर साल खुलती हैं और बहुत मिनिमम कंपनियां सरवाइव करती हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो पुराने वालियों को, हम सभी का, जितने भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, हम सभी लोगों का पुराने वाली कंपनियों के प्रति आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट बनता है। हमें कंपटीशन लड़ना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, प्लान पे भी करना चाहिए, प्रोडक्ट पे भी करना चाहिए, इंग्रेडिएंट पे भी करना चाहिए, पैकेजिंग पे भी करना चाहिए, और जो मोरल कोड ऑफ एथिक्स है उस पे भी करना चाहिए। इस पे ये हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देता है। इसमें कोई जुर्म नहीं है कि आप किसी का कंपैरिजन, पर उस कंपैरिजन में किसी को नीचा दिखाना या उस कंपैरिजन में आप दूसरे पे लांछन लगाना, ये कतई भी हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे खुद के करियर के लिए अच्छा नहीं है। हमें इससे बचना होगा, क्योंकि मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, डिजिटलाइजेशन अब हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर हैं, इस यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंसर की मार्केट बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू कन्विंसर। देखिए, पुराने लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे, पहले ये मार्केट कन्विंसिंग मार्केट थी, 1 to 1 करके लोग बैठ जाते थे। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से या अभी जैसे आपके सामने लाइव आया हूँ, आज मैं पता नहीं, कोई मुझे चेन्नई से सुन रहा तो मेरी कुछ बात से इन्फ्लुएंस होकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है, पर कनेक्ट तो हो गया, इन्फ्लुएंस तो हो गया, बट कन्विंस नहीं हुआ। कन्विंस वो तभी होगा जब हम उसको एजुकेट करेंगे, जब उसको हम स्किलफुल बनाएंगे, जब उसको एम्पावर करेंगे, क्योंकि एक न्यू कमर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। हम जितने भी यूट्यूबर हैं या डिजिटल माध्यम से इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, मेरा अपना सजेशन उनके लिए, मानना या ना मानना उनका काम है, कि आप इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं, पर आप जब ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे, सच्चाई देखेंगे, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद रख के कि आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, आपसे कनेक्ट तो हो जा रहे हैं, पर यदि आप ग्राउंड पे नहीं जा पाएंगे तो आप अपनी टीम के लिए स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ पाएंगे, अपनी टीम को वो रास्ता नहीं दिखा पाएंगे जो एक 1 to 1 या फिजिकल मीटिंग करके किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस करके आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग ज़्यादा कर सकते हैं, पर यदि उनको स्टेबलाइज देना है, यदि उनको अच्छा कैरियर देना है, तो उनके लिए हमें ग्राउंड पे भी काम करना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे भी रहा हूँ, मैं डिजिटल पे भी लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, तो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि यदि मैं ओके लाइफ केयर की बात करूँगा, यहाँ पे ओके लाइफ केयर ने
विचारधारा डेवलप की है जो कि इस इंडस्ट्री को मजबूती देने वाली। वो विचारधारा थी अफोर्डेबल प्राइस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की। वो विचारधारा थी कि एक यंगस्टर जो पढ़ा लिखा है, यंग लड़का है, जो 3 साल 2.5 साल डिफरेंशियल सिस्टम में या लेवल प्लान में जो लगता है एक नेचुरल तरीके से उनको बिल्ड करने में, उसको वो वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसको एक रास्ता दिखाया कि यस, ऐसे प्लान भी हो सकते हैं, ऐसा वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी रही हो, या हो सकता है आपका हमारे प्लान को देखने का नजरिए में कोई आपकी कैलकुलेशन में कोई कमी रही हो। बट हमने एक शुरुआत की, हमने इस इंडस्ट्री में एक नए तौर तरीके की बात की, एक नई तरीके की रिवॉल्यूशन की बात की, जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहा है। इंडस्ट्री की एक नई सोच डेवलप हो रही है, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक नए तरीके का विचारधारा के साथ लोगों की कार्य प्रणाली में चेंजेस आ रहे हैं। तो हर कोई ना कोई कंपनी अपने एक विचारधारा पेश करती है, अपने एक यूएसपी ड्रिवन करती है, और हमें एक दूसरे की यूएसपी का, एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। और हमें नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा ये बुरा, सब अच्छे हैं, बट कंपैरिजन में आप किस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ बैठ के डिबेट कर सकते हो वो हेल्दी होना चाहिए, वो पर्सनल नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाने चाहिए, हमें सबका मान सम्मान रखना चाहिए। ये एज ए मैनेजमेंट, एज ए यंगस्टर, एज ए एंटरप्रेनर, एज ए डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव रखते हुए, एज ए एक्सपर्ट, मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप आगे इन चीज़ों का पालन जरूर करेंगे। और दूसरी अगली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आने वाला जो इस इंडस्ट्री का पड़ाव है, देखिए इंडस्ट्री हमेशा ही, मैं जब अभी तक का मेरा 60 साल की जो कंपनियां इस इंडस्ट्री में, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, उनको मैं देखता हूं, तो ये इंडस्ट्री कोई भी कंपनी को स्टेबल बनाना, तो जिंदगी में याद रखना, हो सकता आज किसी को इस पे डिबेट कर ले, पर इस इंडस्ट्री में जब तक प्रोडक्ट ड्रिवन कंसेप्ट नहीं होगा, किसी कंपनी का प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं होगा, तो वो उसको चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। ये नहीं है कि वो खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसको चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे, कंपटीशन ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही अल्टीमेटली बिकना है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं इसलिए करते हैं कि आपका प्रोडक्ट के यूज़र बनाएं और उसको शेयर करें और सेल हो, और आपकी टीम मल्टीप्लाई करे सेल को, और आप सेल होने के बाद वो सेल आपके जब प्लान में डले तो एक अच्छा खासा पे आउट आपकी जेब में आ जाए, जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप अच्छे से अपनी फैमिली के, अपने करियर को बिल्ड कर पाएँ। तो इसमें क्या है, पहले प्लान काम नहीं कर रहा है, पहले प्रोडक्ट ने काम किया, सेल जनरेट की, सेल जनरेट होने के बाद प्लान ने काम किया है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी स्टेबल आप कॉन्सेप्ट ढूंढना चाहते हैं तो उसमें देखिए क्या वो कंपनी की बास्केट जो है वो आपको आज़ादी दे रही है, क्या वो इजीली कस्टमर को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प कर रही है। क्योंकि सिंगल टाइम तो सेल हम कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल टाइम ये रिलेशन का बिजनेस है, भाई दोस्त पड़ोसी मामा फूफी, यानी कि इस बिजनेस को हम फैमिली बिजनेस मानते हैं और रिलेशन का बिजनेस मानते हैं। तो सिंगल टाइम में, फर्स्ट टाइम में हम जो सेल निकालते हैं वो हम इमोशनल और रिलेशन बेस पे निकालते हैं। जो सेकंड टाइम पे सेल होगी वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी, पैकेजिंग, जो यूज़र का अनुभव रहेगा, जो उसको यूज आफ्टर यूज एक्सपीरियंस रहेगा, उसी पे बेस पे ही वो रिपर्चेज आएगा, और रिपर्चेज ही इस इंडस्ट्री में आपको स्टेबिलिटी दे सकता है। तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, उसके प्राइस पे करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे करना पड़ेगा, और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने इस इंडस्ट्री में लाने पड़ेंगे। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। कोई आदमी सोचेगा कि 2 लाख के तो हम ही थे, 2 टीमों में तो हम ही थे, हमारा कंपटीशन प्लान पे तो कोई भी कर सकता है। प्लान कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कंपटीशन करने के लिए, पर एक कंपनी के पास सारे वो फैक्टर होने चाहिए जिससे वो एक अच्छी कंपनी बन पाए। एक होता है ना, एक अच्छा डॉक्टर, एक डॉक्टर, हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक बोलते हैं ये डॉक्टर है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में कंपनी है और अच्छी कंपनी है, देर इज ए सेगमेंट। तो अच्छी कंपनी बनना है तो आपको प्रोडक्ट वो सबसे पहले आपने देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट ला रहे हो, आपकी कंट्री की जो परचेज कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, या जो किस टाइप के प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं कि लोगों की वो नीड्स के कितने हैं और किस रेंज में लेके आ रहे हो और कैसी उनकी क्वालिटी रहेगी। दूसरा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या वो यंगस्टर को आज़ादी दे रहा, क्या वो न्यू कमर को वो उनके टाइम को बचा पा रहा है कि वो अपने 6 महीने में अपना बेसिक इनकम को सिक्योर कर पाएँ यदि वो मेहनत करें। तो ये भी फैक्टर डोमिनेट करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि फुल टाइमर की तादाद बढ़ रही है इस इंडस्ट्री में। आपको फुल टाइमर पे यानी कि यंगस्टर पे फोकस करना पड़ेगा, और डिफरेंशियल सिस्टम और
और लेवल प्लान में ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल है यंगस्टर के लिए। इसमें बदलाव आने वाले टाइम में पुरानी कंपनियों में भी आपको देखने को मिलेंगे, और नई कंपनियां कहीं ना कहीं लेवल और डिफरेंशियल को मिनिमाइज करके ही रखेंगी कि वो यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टम में जगह दे पाएँ। और तीसरा जो सिस्टम है वो है एजुकेशन। देखिए, हम बहुत सारी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब ये इंडस्ट्री पार्ट टाइम थी तो इस इंडस्ट्री में ड्रीम बिल्डिंग की और इमोशनल और मोटिवेशन की जो एजुकेशन थी वो ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, और आज भी हम उसी पे ही डोमिनेट कर रहे हैं। बिलीव सिस्टम बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब ये प्रमाणित हो चुका है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, बहुत सारे लोग इसमें अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं। अब कहीं ना कहीं हमें अपनी एजुकेशन को, हर किसी को अपनी एजुकेशन में एक मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। इसमें डाटा फैक्ट्स हमें डालने पड़ेंगे। इंडस्ट्री को हमें वो आने वाली जनरेशन को कुछ अलग चीजें दे के जानी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली वाली जनरेशन ने हमें ड्रीम बिल्डिंग मोटिवेशन सिखाया है। अब एज ए यंग जनरेशन हम नेक्स्ट जनरेशन को कौन से टाइप की एजुकेशन देना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टेक्निकल एजुकेशन, प्रोडक्ट की एजुकेशन और डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट रहेगी। मुझे जो डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स हैं उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ड्रीम इंपॉर्टेंट है, पर ड्रीम सेलिंग बहुत नुकसानदायक हो सकती है किसी के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी गलत प्रैक्टिस को बढ़ावा दे सकती है। तो ड्रीम देखिए, बड़े ड्रीम देखिए, उनको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, पर ड्रीम को सेल मत कीजिए। प्रोडक्ट को ही आगे रखिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को ही डेवलप कीजिए, क्योंकि यही आपको स्टेबिलिटी देगा। तो मेरे विचारों में यही है कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में जिस तरीके के कॉन्सेप्ट जो डेवलप होते जा रहे हैं उनके आधार पे ही, या अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके आधार पे ही मैंने ये सारी बातें कही। और यदि मेरी बात से किसी भी आदमी को ये लगता है मतभेद है, तो या किसी को सती पहुंची है, या किसी को इमोशनल ये लगा है कि कोई मेरा पॉइंट गलत है, तो मैं उससे पहले ही एडवांस में बोलना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैं थोप नहीं रहा। यू कैन एक्सेप्ट और नोट, बट मेरा कोई पर्सनल इसमें मैटर नहीं है। सो मैं आप लोगों को फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, जितने भी एंटरप्रेनर इस इंडस्ट्री में हैं, जितने भी यंगस्टर, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हेल्दी कंपटीशन लड़िए, प्राइस कंपेयर कर लीजिए, प्लान में इनकम कंपेयर कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये हेल्दी कंपटीशन है। पर एक दूसरे पे लांछन लगाना है, दूसरे को गलत बताना, मेरा सही, इसका सही, उसका सही, इसका सही, ये गलत प्रैक्टिसेस हैं। ये ना तो हमें आगे बढ़ने देंगी, ना इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगी। सो ध्यान रखें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। फिर कभी कोई मन में ख्यालात आएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।